हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर नवलते भारती। वेजिटेबल साइंस में हम लोग टेस्ट सीरीज़ को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से बल्ब क्रॉप्स जो वेजिटेबल हैं, बल्ब वेजिटेबल क्रॉप्स हैं, उनसे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम लोगों ने शुरुआत की 3 मॉक टेस्ट में डिस्कस कर लिया है। आज ये चौथा जो मॉक टेस्ट है वो भी बल्ब क्रॉप से रिलेटेड है। पिछले 3 जो मॉक टेस्ट हम लोगों ने डिस्कस किए थे वो अनियन से रिलेटेड था। ये चौथा जो मॉक टेस्ट है ये अनियन नहीं बल्कि गार्लिक और लीक, जो कि दूसरी और तीसरी बल्ब वेजिटेबल क्रॉप है, उससे रिलेटेड है। तो गार्लिक और लीक से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जो एग्ज़ाम्स में या दूसरे तमाम तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जितनी भी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को से रिलेटेड जो डिटेल है इसका हम लोग क्रॉप वाइज हम लोग पढ़ चुके हैं, और वीडियो के जो है साथ ही हमने इसका लिंक प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें कि बल्ब वेजिटेबल क्रॉप के कल्टीवेशन से रिलेटेड सारे वीडियोस आपको दिए जा चुके हैं। आप चाहें तो वहाँ से फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बॉटेनिकली लीक इज़ नोन एज, मतलब लीक का जो बॉटेनिकल नेम है वो क्या है। तो ऑप्शन है आपके पास एलियम सेटाइवम, सेकंड ऑप्शन है एलियम एस्कालोनिकम, थर्ड ऑप्शन है आपके पास एलियम पोरम, और ऑप्शन डी है एलियम सेपा। ठीक है, तो इन चारों में से आपको बताना है कि लीक का बॉटेनिकल नेम कौन सा है। तो बल्ब क्रॉप का जो क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें अगर आप लोगों को याद हो तो एलियम सेटाइवम जो है वो गार्लिक का बॉटेनिकल नेम है। एलियम एस्कालोनिकम ये शैलट का बॉटेनिकल नेम है। शैलट मतलब जो क्लस्टर में जो अनियन आता है उसका बॉटेनिकल नेम है। एलियम पोरम जो है ये लीक का बॉटेनिकल नेम है। ठीक है, और ऑप्शन डी है एलियम सेपा, यानी अनियन प्याज का बॉटेनिकल नेम है एलियम सेपा। लहसुन का बॉटेनिकल नेम है एलियम सेटाइवम, और एग्रीगेट अनियन या क्लस्टर अनियन का बॉटेनिकल नेम है एलियम एस्कालोनिकम। तो ऑप्शन सी जो है आपका एलियम पोरम, ये लीक का बॉटेनिकल नेम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बल्ब क्रॉप इज़ नॉट ए बल्ब फॉर्मिंग मेंबर ऑफ अनियन फैमिली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये बहुत एक बार पूछा जा चुका है कि अनियन फैमिली से बिलोंग करने वाली वो कौन सी क्रॉप है जिसमें बल्ब फॉर्मेशन नहीं होता। देखिए, अनियन फैमिली से बिलोंग करने वाली जितनी भी क्रॉप है सभी में बल्ब फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्योंकि ये बल्ब क्रॉप का ग्रुप है। अनियन फैमिली बल्ब वेजिटेबल क्रॉप है, चाहे इसमें गार्लिक हो चाहे अनियन हो। आप देखिए, इसमें बल्ब फॉर्मेशन होता है, मीन्स अंडरग्राउंड स्टेम होता है, मॉडिफाइड स्टेम होता है, और उस स्टेम पर जो है बल्ब फॉर्मेशन होता है, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है अनियन कल्टीवेशन में। आप वहाँ जा करके देखिएगा ज़रूर। तो ये कहाँ यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कौन सी क्रॉप है अनियन फैमिली की या बल्ब क्रॉप्स की जिसमें कि बल्ब फॉर्मेशन नहीं होता। तो आंसर है आपका लीक। देखिए, ऑप्शन है आपका ए में लीक है, बी में गार्लिक है, सी में ट्री अनियन है, डी में शैलट है। तो गार्लिक, ट्री अनियन और शैलट, इन तीनों में बल्ब फॉर्मेशन होता है, लेकिन लीक एक ऐसी फसल है, एक ऐसी क्रॉप है अनियन फैमिली से बिलोंग करने वाली जिसमें कि बल्ब फॉर्मेशन नहीं होता। ये देखिए, मैंने इमेज भी यहाँ पर लगा रखी है। ये देखिए, ये वाले पोर्शन पर आप देखिए, यहाँ पर जहाँ पर बल्ब फॉर्मेशन होना चाहिए यहाँ पर बल्ब फॉर्मेशन नहीं होता। रूट जो स्टेम है उसके अबव पर बल्ब फॉर्मेशन नहीं होता, बहुत ही प्रोमिनेंट बल्ब फॉर्मेशन नहीं होता। इसीलिए लीक को नॉन बल्ब फॉर्मिंग क्रॉप कहा जाता है। मीन्स एक ऐसी बल्ब क्रॉप है जिसमें बल्ब फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, वैरायटी और वेराइटीज़ ऑफ लीक आर। लीक की कौन कौन सी वेराइटीज़ हैं, पॉपुलर वेराइटीज़ हैं। तो ऑप्शन है आपके पास लंदन फ्लैग, सेकंड ऑप्शन है अमेरिकन फ्लैग, थर्ड ऑप्शन है पालम पौष्टिक, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। मीन्स तीनों ऊपर की वेराइटी लंदन फ्लैग, अमेरिकन फ्लैग, पालम पौष्टिक, ये तीनों ही वेराइटी लीक से बिलोंग करती हैं और पॉपुलर वेराइटी हैं।
इन लीक की बहुत ज़्यादा इंडियन वैरायटी नहीं है, क्योंकि ये मेजरली एक्जोटिक वेजिटेबल, एक्जोटिक मतलब कि फॉरेन कंट्रीज़ में यूज़ होने वाली वेजिटेबल है ये ज़्यादातर, तो इसमें आप ज़्यादातर एक्जोटिक वेराइटीज़ ही देखेंगे। लेकिन फिर भी इंडिया में लीक की जिन वेराइटीज़ का कल्टीवेशन किया जाता है वो यही 3 पॉपुलर वेराइटी हैं, लंदन फ्लैग, अमेरिकन फ्लैग और पालम पौष्टिक। पालम पौष्टिक वेराइटी इंडिया की पहली लीक की वेराइटी है ना। तो ये इंडियन वैरायटी है और लंदन फ्लैग, अमेरिकन फ्लैग एक्जोटिक वैरायटी है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉटेनिकल नेम ऑफ गार्लिक इज। अब गार्लिक स्टार्ट करते हैं। गार्लिक का बॉटेनिकल नेम क्या है? जैसे लीक का हम लोगों ने बॉटेनिकल नेम पीछे देखा कि बॉटेनिकली लीक को क्या कहते हैं, एलियम पोरम। उसी तरह गार्लिक को बॉटेनिकली क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है आपके पास एलियम सेपा, एलियम एस्कालोनिकम, एलियम विविपैरम और एलियम सेटाइवम। आप लोगों को ऑप्शन पता चल रहा होगा कि इसमें से काफ़ी आपको नोन है, जैसे कि एलियम सेपा प्याज का बॉटेनिकल नेम है, एलियम एस्कालोनिकम क्लस्टर अनियन का बॉटेनिकल नेम है, शैलट का बॉटेनिकल नेम है, और एलियम विविपैरम ट्री अनियन का बॉटेनिकल नेम है, और लास्ट ऑप्शन आपका बचा एलियम सेटाइवम, जो कि ऑब्वियस सी बात है ये गार्लिक का ही बॉटेनिकल नेम है। ठीक है ना। तो ये बॉटेनिकल नेम्स आपको हर वेजिटेबल के 100% याद होने चाहिए, फैमिली याद होनी चाहिए, क्रोमोसोम नंबर याद होने चाहिए। ये सब जो है आपसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ गार्लिक इन इंडिया। भारत में सबसे ज़्यादा लहसुन का एरिया और प्रोडक्शन किस राज्य में होता है? मतलब सबसे ज़्यादा एरिया किस राज्य में है और सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है लहसुन का? तो आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा है गुजरात और चौथा है उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है कि मैक्सिमम जो एरिया है गार्लिक का पूरे भारत में वो सबसे ज़्यादा, मतलब जिस एरिया सबसे ज़्यादा एरिया में जो खेती होती है वो है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में लहसुन का सबसे ज़्यादा क्षेत्र है और सबसे ज़्यादा उत्पादन भी मध्य प्रदेश में ही होता है। ठीक है। फिर सेकंड नंबर पर जो स्टेट आता है वो है राजस्थान। यहाँ ऑप्शन में मैंने जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के रो में दे रखा है। ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश के बाद सेकंड नंबर है राजस्थान का, राजस्थान के बाद है थर्ड नंबर है गुजरात का एरिया प्रोडक्शन में, और फिर फोर्थ नंबर पर यूपी है। ठीक है। तो सेकंड, थर्ड या फोर्थ को तो उतना नहीं पूछा जाता, लेकिन हाँ मैक्सिमम एरिया प्रोडक्शन अगर गार्लिक का पूछा जाए इंडिया में तो वो है मध्य प्रदेश। तो करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए एमपी। एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा कि अनियन गार्लिक का वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा एरिया और प्रोडक्शन होता है वो है चाइना। ठीक है। इंडिया जो है सेकंड रैंक में आती है। अगर वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए तो गार्लिक का सबसे ज़्यादा उत्पादन चाइना में होता है, एरिया भी ज़्यादा है, उत्पादन भी ज़्यादा है और प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा है। और उसके बाद सेकंड नंबर पर इंडिया का स्थान आता है। ठीक है। लेकिन अगर इंडिया में राज्यवार अगर बात की जाए, मतलब स्टेट वाइज बात की जाए, तो एमपी में सबसे ज़्यादा एरिया और प्रोडक्शन है, उसके बाद राजस्थान, फिर गुजरात और फिर यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सीजन गार्लिक इज कल्टिवेटेड। किस मौसम में गार्लिक की खेती की जाती है, या किस जो है इसका मेन जो है कल्टीवेशन सीज़न क्या है गार्लिक का, ये पूछ रहा है। मतलब गार्लिक कैसी क्रॉप है? तो ऑप्शन है आपकी रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, जायद क्रॉप या ऑल ऑफ दी अबव। या मतलब ये रबी के सीज़न में इसका कल्टीवेशन किया जाता है, या खरीफ में या जायद में। जैसे रबी मतलब कि विंटर्स में, खरीफ मतलब रेनी सीज़न और जायद मतलब समर्स में, या फिर इन तीनों में ही। तो आपका ऑप्शन होगा रबी सीज़न। तो गार्लिक ऐसी बल्ब क्रॉप है जिसका कल्टीवेशन सिर्फ विंटर में किया जाता है। ठीक है। जबकि हम लोगों ने प्याज के संदर्भ में जब पढ़ा था कंटेक्स्ट में, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि प्याज का जो कल्टीवेशन है वो रबी और खरीफ दोनों में किया जाता है। अगर आपको याद हो तो आप अनियन कल्टीवेशन को आप ज़रूर रिवाइज़ करिए, अनियन गार्लिक कल्टीवेशन को, क्योंकि हम लोग उसको पढ़ चुके हैं, उसी से रिलेटेड ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ठीक है। तो प्याज का जो कल्टीवेशन है वो रबी और खरीफ दोनों ही सीजन में होता है, जबकि गार्लिक का कल्टीवेशन जो है वो सिर्फ रबी सीजन में होता है, यानी ठंड के मौसम में। और कौन सा महीना? सितंबर अक्टूबर, यानी सितंबर अक्टूबर में इसकी प्लांटिंग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 7, एंसेस्ट्रल स्पीशीज ऑफ गार्लिक इज, गार्लिक की एंसेस्ट्रल स्पीशीज कौन सी है ना, मतलब कि वो कौन सी स्पीशीज़ है जिससे गार्लिक का जो इस समय जो लहसुन आप देखते हैं, जो कल्टीवेटेड फॉर्म है लहसुन की, जो स्पीशीज़ जिसका कि कल्टीवेशन हम कर रहे हैं, वो मूलतः किस स्पीशीज़ से इवॉल्व हुई है, वो कौन सी स्पीशीज़ थी जिससे कि आज का जो लहसुन है, जो कल्टीवेटेड वैरायटी है, वो इवॉल्व हुई है। तो जब एंसेस्ट्रल स्पीशीज़ की बात की जाती है तो इसमें देखिए ऑप्शन है आपके पास एलियम सेटाइवम। तो एलियम सेटाइवम तो आज की कल्टीवेटेड स्पीशीज़ है जो गार्लिक की, तो ये तो नहीं है। दूसरा ऑप्शन है एलियम मैक्रोस्टिमॉन। एलियम मैक्रोस्टिमॉन जो है ये चाइनीज़ गार्लिक का बॉटेनिकल नेम है, ये भी नहीं है एंसेस्ट्रल स्पीशीज़। थर्ड ऑप्शन है एलियम लॉन्गिक्यूपिस। एलियम लॉन्गिक्यूपिस जो है गार्लिक की एंसेस्ट्रल स्पीशीज़ है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी है, एलियम लॉन्गिक्यूप। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है एलियम ओलिरेशियम। एलियम ओलिरेशियम जो है ये फील्ड गार्लिक की स्पीशीज़ है, एंसेस्ट्रल स्पीशीज़ नहीं है। तो एलियम सेटाइवम, एलियम मैक्रोस्टिमॉन और एलियम ओलिरेशियम, ये तीनों ही स्पीशीज़ जो है एंसेस्ट्रल स्पीशीज़ नहीं है, पर हैं, बिलोंग करती हैं गार्लिक से ही, पर एंसेस्ट्रल स्पीशीज़ नहीं है ना। और जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एलियम लॉन्गिक्यूपिस, यानी गार्लिक जो इवॉल्व हुआ है वो एलियम लॉन्गिक्यूपिस स्पीशीज से इवॉल्व हुआ है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, पंजेंसी इन गार्लिक इज ड्यू टू। गार्लिक में जो पंजेंसी, जो तीखापन होता है, वो किस वजह से होता है, या आप कह सकते हैं गार्लिक में जो फ्लेवर होता है, फ्लेवर या पंजेंसी के लिए कौन सा कंपाउंड गार्लिक में पाया जाता है जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है एलिसिन, ऑप्शन बी है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, ऑप्शन सी है डाई एलाइल डाइसल्फाइड और ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है एलिसिन, ये एक ऐसा केमिकल है, कंपाउंड है जो गार्लिक में पाया जाता है जो कि एंटीबैक्टीरियल होता है, तो ये तो नहीं है पंजेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल। दूसरा ऑप्शन है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड भी गार्लिक में होता है पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होता है, ये बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में होता है, लेकिन एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड पंजेंसी के लिए अनियन में रेस्पॉन्सिबल है। आपको अगर याद हो, जब हम लोग अनियन को डिस्कस कर रहे थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में और कल्टीवेशन के दौरान भी, तो हमने बताया था कि एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड वो केमिकल है जो अनियन में पंजेंसी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, प्याज में। गार्लिक में भी ये होता है पर जो है सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है डाई एलाइल डाइसल्फाइड। ये जो डाई एलाइल डाइसल्फाइड है, ये कंपाउंड जो है गार्लिक में पंजेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, डाई एलाइल डाइसल्फाइड, ठीक है। बाकी एलिसिन, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, ये भी गार्लिक में पाए जाते हैं, पर ये जो है मेजर फैक्टर नहीं है पंजेंसी के लिए। मेजर जो कंपाउंड है पंजेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है डाइलाइल डाइसल्फाइड। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें कोई किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, रट लीजिए कि एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड अनियन के लिए पंजेंसी में रिस्पॉन्सिबल है और डाइएलाइल डाइसल्फाइड गार्लिक में पंजेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और एलिसिन जो है, ये जो कंपाउंड है, ये अनियन और गार्लिक दोनों में ही एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है ना। तो चलिए उसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी इन गार्लिक इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। इसको भी हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन चलिए फिर से रिपीट करते हैं कि गार्लिक में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी किसकी प्रेजेंस से होती है, किसकी वजह से होती है। तो अभी पीछे डिस्कस किया, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी एलिसिन, क्योंकि डाइएलाइल डाइसल्फाइड ये फ्लेवर के लिए या पंजेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और एलिसिन जो है वो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी के लिए। और ऑप्शन सी है कैटिचॉल। कैटिचॉल भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी के लिए है, पर ये अनियन में पाया जाता है, ठीक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका जो है ऑप्शन बी एलिसिन, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी इन गार्लिक इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एलिसिन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, गार्लिक इज ए। गार्लिक एक किस मतलब फ्रॉम दी फोटो पीरियड पॉइंट ऑफ व्यू से गार्लिक जो है कैसा पौधा है ना, मतलब इसको कितनी फोटो पीरियोडिक लेंथ चाहिए।
तो ऑप्शन है शॉर्ट डे, सेकंड ऑप्शन है लॉन्ग डे प्लांट है, सी में है डे न्यूट्रल और डी में है बोथ ए एंड बी। तो इसमें करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन ए शॉर्ट डे प्लांट। गार्लिक जो है वो एक शॉर्ट डे प्लांट है। ठीक है, तो ये फोटो पीरियड के उसमें संदर्भ में है। इसी तरह अनियन भी अगर आपको याद हो तो अनियन में शॉर्ट डे और लॉन्ग डे दोनों ही तरह की वैरायटी होती हैं, है ना। अनियन के हिली रीजन में लॉन्ग डे वेराइटीज़ जो का कल्टीवेशन किया जाता है और प्लेन रीजन में शॉर्ट डे वेराइटीज़ का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गार्लिक इज़ कमर्शियली प्रोपोगेटेड बाई। गार्लिक का जो कमर्शियल मेथड है प्रोपोगेशन का वो क्या है? तो गार्लिक का जो कमर्शियल मेथड है प्रोपोगेशन का वो है वेजिटेटिव मेथड। गार्लिक को वेजिटेटिवली प्रोपोगेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि गार्लिक में जो कल्टीवेटेड गार्लिक है वो जो है सेक्सुअली स्टेराइल स्पीशीज़ है। गार्लिक में जो है सीड फॉर्मेशन नहीं होता क्योंकि ये कैसी है, सेक्सुअली डिप्लॉयड स्टेराइल स्पीशीज़ है ना। तो इसलिए इसमें सीड फॉर्मेशन नहीं होता है। तो गार्लिक को हम लोग जनरली प्रोपोगेट करते हैं वेजिटेटिव मेथड से। और वेजिटेटिव मेथड में किससे वेजिटेटिव पार्ट कौन सा है जिससे हम लोग इसको प्रोपोगेट करते हैं? तो ऑप्शन है ऑप्शन आपका बी, क्लोव्स एंड बल्बिल्स। तो ये ध्यान रखिएगा, क्लोव्स मतलब जो गार्लिक के अलग अलग जो उसकी जो क्लोव्स होते हैं, जो एडिबल पोर्शन है, आप है ना, जो कली जैसा दिखता है, तो वो उसे क्लोव्स बोलते हैं इंग्लिश में, जिस है ना। तो और बल्बिल्स, स्मॉल बल्ब्स जो होते हैं गार्लिक्स के, उसको और क्लोव्स को दोनों को ही जो है कमर्शियली प्रोपोगेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन ए सीड करेक्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि गार्लिक का जो कमर्शियल मेथड है प्रोपोगेशन का वो सीड के थ्रू प्रोपोगेट हम लोग गार्लिक को नहीं करते क्योंकि सेक्सुअली स्टेराइल है। ऑप्शन सी है लीफ कटिंग भी नहीं है कमर्शियल मेथड। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, क्लोव्स एंड बल्बिल्स। क्वेश्चन नंबर 12 है सीड या फिर क्लोव्स। यहाँ पर सीड की अगर हम बात कर रहे हैं तो मतलब क्लोव्स से रिलेटेड है, मतलब बॉटेनिकल सीड से रिलेटेड रिलेशन नहीं है। यहाँ जब सीड की बात हो रही है तो इसका मतलब गार्लिक क्लोव, मतलब वो जो वेजिटेटिव पार्ट जो गार्लिक का है, स्मॉल बल्बलेट्स, उसकी बात हो रही है ना। तो कह रहा है क्लोव रेट या सीड रेट ऑफ गार्लिक फॉर प्लांटिंग इन 1 हेक्टेयर। मतलब 1 हेक्टेयर में अगर आपको गार्लिक का प्लांटेशन करना है तो आपको कितने क्लोव्स चाहिए, है ना, कितना लहसुन के कितने क्लोव बल्बलेट्स चाहिए आपको। तो ऑप्शन है ए में है 350 to 500 kg पर हेक्टेयर, बी है ऑप्शन 1000 kg पर हेक्टेयर, सी है 100 to 200 kg पर हेक्टेयर और ऑप्शन डी है 100 kg पर हेक्टेयर। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है 350 to 500 kg पर हेक्टेयर। कहीं कहीं पे ऑप्शन आता है सिर्फ 500 kg पर हेक्टेयर भी लिखा जाता है, तो वो भी करेक्ट आंसर है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि 350 से 500 के बीच में ही इस जो है इसका क्लोव रेट है, इतना क्लोव होने चाहिए आपके पास 1 हेक्टेयर में प्लांटेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है, स्प्लिटिंग ऑफ गार्लिक बल्ब इज ड्यू टू। स्प्लिटिंग ऑफ गार्लिक बल्ब इज ड्यू टू, गार्लिक का जो बल्ब है, लहसुन का जो बल्ब है, वो अपने आप कभी कभी देखिए स्प्लिट कर जाता है ना, फट सा जाता है। तो वो किस वजह से होता है? तो ऑप्शन है आपके पास लेस इरिगेशन, कम सिंचाई की वजह से, ऑप्शन बी है हाई टेम्परेचर की वजह से, सी ऑप्शन में है डिलेड हार्वेस्टिंग, बहुत देर से हार्वेस्टिंग करने की वजह से, या फिर ऑप्शन डी है हाई नाइट्रोजन सप्लाई की, मतलब हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइजेशन की वजह से। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो आंसर है वो है ऑप्शन सी डिलेड हार्वेस्टिंग। जब आप देर में हार्वेस्ट करते हैं, मैच्योरिटी पीरियड ओवर मैच्योर हो जाता है आपका गार्लिक का जो बल्ब है, तब आप हार्वेस्टिंग करते हैं तो गार्लिक का जो बल्ब है वो स्प्लिट कर जाता है, उसमें स्प्लिटिंग की प्रॉब्लम आती है ना। तो डिलेड हार्वेस्टिंग इज द रीज़न फॉर स्प्लिटिंग ऑफ गार्लिक बल्ब। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रिलेटेड टू लीक एंड गार्लिक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं एग्जाम्स वगैरह में बल्ब क्रॉप से रिलेटेड,
इन गार्लिक और लीक से रिलेटेड लगभग इतने ही क्वेश्चंस ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट थे वो अनियन से रिलेटेड थे, जिसको कि हम लोगों ने पिछले 3 मॉक टेस्ट में डिटेल में डिस्कस किया है। तो ये चौथा मॉक टेस्ट था अनियन और गार्लिक से रिलेटेड, सॉरी लीक और गार्लिक से रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट मॉक टेस्ट में हम लोग रूट क्रॉप को डिस्कस करेंगे। तो रूट क्रॉप का जो हम लोगों ने कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस डिस्कस किया है, तो नेक्स्ट सैटरडे में आप रूट क्रॉप्स को प्रिपेयर करके रहिएगा, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उससे रिलेटेड हम लोग सॉल्व कर सकें। ठीक है, कैरेट, रेडिश या बीट रूट, जो भी रूट क्रॉप्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं जिसकी कल्टीवेशन प्रैक्टिस, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।